तो यहाँ जो भी है अपने को दिखेगा। ओके, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा ना? रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा अपने आप। ओके, तो आज का टॉपिक है अपना रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन इसेंशियली हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड का जो लाइनें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल प्रोसेस एज इट लीड टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ सोच सकते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। जो ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं अपने जैसा ही अगर सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो हम इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, तो हम इसको लाइफ स्पेन बोलते हैं। बर्थ से लेकर डेथ तक हम इसको लाइफ स्पेन बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, मगर हम सोच सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया या अमीबा, हम लोग सोच सकते हैं कि वो इमॉर्टल हो सकता है, उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो अमीबा या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम, अमीबा, हम सोच सकते हैं कि वो इमॉर्टल हो सकता है, उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, रिप्रोडक्शन को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई किए हैं, एक आसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन देख सकते हैं, जैसे रोज का 5 to 7, राइस प्लांट का 3 to 7 मंथ, बनियान का 400, पैरोट का 140 ईयर्स। तो ये हम लोग लाइफ स्पेन अलग अलग देख सकते हैं, जो एमएससीटी में जो नहीं आने वाला है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स। तो हम लोग एक ही पेरेंट्स की बात करेंगे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल जो हम लोग प्लांट्स बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा वेरिएशन तो आने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग क्लोन बोल सकते हैं कि आइडेंटिकल जो भी ऑफस्प्रिंग होगा अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगा। तो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होते हैं तो हम तो क्लोन बोलते हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल सिंपल जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो पेरेंटल सेल डिवाइड कर रहा है, हम लोग अपने जैसा ही 2 और मोर इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई प्रोटिस्ट हो गया, कोई मोनेरंस हो गया। तो सबसे पहले कॉमन टाइप है कि बाइनरी फिशन, जो अमीबा पैरामीशियम को आपको देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। तो पेरेंट्स अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, डंबल की तरह से बनकर 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग पैरामीशियम में हम लोग जो देख सकते हैं, इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, और यूग्लिना में अगर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा। मल्टीपल फिशन भी आप अमीबा या प्लाज्मोडियम जो मलेरियल कॉजिंग एजेंट है आप देख सकते हो। इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट्स सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल्स। तो आप देख रहे हो बॉडी के बाहर एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट बन जाता है, और बाद में ये छोटे छोटे अमीबी के रूप में आपको दिखेगा, मतलब मल्टीपल फिशन आपको देखने को मिलेगा अमीबा एंड प्लाज्मोडियम में। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर ले रहा है, और 3 लेयर हार्ड कवरिंग जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं या एंडोसिस्ट बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग एनसिस्टेशन बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो एनसिस्ट है ये टूट जाएगा, मल्टीपल फिशंस होगा और बहुत सारे माइन्यूट अमीबी निकलेंगे, और जिसको हम लोग स्यूडोपोडियो स्पोर्स भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे। द सिस्ट वॉल ब्रस्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन बोलेंगे। तो लिबरेशन, छोटे छोटे अमीबी निकलकर बाद में ग्रो करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग स्पोरुलेशन बोलेंगे। हम लोग दूसरा प्रोसेस बडिंग देखेंगे, कि इसमें बड, बॉडी से एक छोटा सा बड निकल जाता है, जैसे आप ईस्ट में देख रहे होगे एक छोटा सा बड निकल रहा है। ओके, या आप हाइड्रा में देख सकते हो कि एक छोटा सा बड निकल रहा है, बाद में बॉडी से ये डिटेच हो जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है। स्पॉन्जेस में इंटरनल बडिंग होती है, जिसको हम लोग गैम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब हम और फ्रेगमेंटेशन हम देख सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें बॉडी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर जाता है। जैसे हाइड्रा में आप देख सकते हो
ओके, हम प्लेनेरिया में भी देखेंगे, मगर ये ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। ट्रू रीजनरेशन, बॉडी को आप जितने भी छोटे छोटे पीस में कर लो, उसके हर एक पार्ट पूरे बॉडी को बना सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन हमको फिलामेंटस एल्गी में भी देखने को मिलेगा, प्रोटोनेमा ऑफ मॉस में भी देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्लांट्स के ऐसे बहुत सारे पार्ट है जहाँ से आपको छोटे छोटे बड नजर आएंगे, हम लोग इसको वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। जैसे ये आपको या आई नजर आ रहा होगा, अनियन में आपको बल्ब नजर आएगा, तो इनको वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। जैसे लीफ ब्रायोफाइलम, तो आई ऑफ पोटैटो आपको देखने को मिल रहा है। राइजोम ऑफ जिंजर, आपको राइजोम ऑफ जिंजर देखने को मिल रहा है। ओके, ये प्रोसेस देख लेते हैं। तो अगर मुझे इसका ये करना है, ओके, अलाउ कर रहा है। हेलो सर, ये प्लीज़ आप डबल बता सकते हैं? हाँ जरूर। ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा ही सेम टू सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। सिमिलर यंग वंस जो भी होंगे, इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, अपने जैसा ही सिमिलर बनेंगे। अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वेरिएशंस नहीं आता है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वेरिएशंस आता है। वेरिएशंस इसलिए आता है क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हर एक पेरेंट्स में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर्स के कारण हम जानते हैं मियोसिस बोल के एक स्टेज है, प्रोफेज में पैकाइटिन बोल के एक स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण वेरिएशंस आते हैं। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि एक ही पेरेंट्स के बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट्स तो सेम है फिर भी उनमें वेरिएशंस आता है, इसका कारण है क्रॉसिंग ओवर। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जिससे वेरिएशन तो आएगा ही। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसको हम लोग लाइफ स्पेन बोल रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल नहीं है, मगर हम लोग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो इमॉर्टल हो सकते हैं, उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो रिप्रोडक्शन को दो टाइप बोल रहे हैं, एक असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल। जैसे असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल में हम लोग दो पेरेंट्स देखेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन यहाँ दिखा गया है, जो एमएससीटी में तो नहीं आता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बहुत सारे टाइप देख सकते हैं, जैसे फिशन, जैसे हम लोग बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन की बात कर सकते हैं। बडिंग, जैसे हाइड्रा में आप देखने को मिलेगा, ईस्ट में देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, जैसे बहुत बहुत सारे प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, जैसे पोटैटो में, अनियन में, गार्लिक में, जिंजर में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग फिशन से। हम लोग देखेंगे जब एक ही पेरेंट्स के दो पार्ट बन जाएंगे, तो जब फिशन मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता, तो इन दिस पेरेंट सेल, जो सेल डिवीजन होता है उसमें दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे यूनिसेलुलर जानते हैं प्रोटिस्ट होता है, मोनेरन्स भी यूनिसेलुलर होता है। तो इनमें हम देखेंगे बाइनरी फिशंस या मल्टीपल फिशन भी हम किसी ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं, जब एक ही पार्ट से दो, एक बॉडी से दो पार्ट बन जाएगा, दो इंडिविजुअल बन जाएगा, जैसे अमीबा एंड पैरामेसियम, तो हम लोग बोलेंगे बाइनरी फिशन। और देखेंगे कि नहीं बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बन गया है, तो ऐसे स्पोरोजुअन्स आप प्लाज्मोडियम देख सकते हो। मगर अमीबा में आप देखोगे एनसिस्टेशन, ऐसा थ्री लेयर हार्ड कवरिंग हो जाता है, हम जिसको सिस्ट बोलते हैं। ओके, तो बॉडी के बाहर जो सिस्ट होता है उस प्रोसेस को एनसिस्टेशन बोल रहे हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स जनरेट हो रहे हैं। मल्टीपल फिशन हम लोग बोलेंगे इसके बाद। मल्टीपल फिशन मतलब बहुत छोटे छोटे अमीबी या स्यूडो पोडियो स्पोर्स निकलेगा। तो सिस्ट वॉल ब्रस्ट होने के बाद ये स्पोर लिबरेट होता है, छोटे छोटे अमीबी बन जाते हैं, जिसको हम लोग स्पोरुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जो बाइनरी फिशन देख रहे थे, तो हम लोग ये जैसे पैरामीशियम में बाइनरी फिशन जो हो रहा है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। और यही अगर हम लोग देखेंगे यूग्लिना, तो आपको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम जो मलेरियल कोजिंग एजेंट है, और अमीबा में देखने को मिल सकता है।
हम लोग सेकेंड प्रोसेस जो बोल रहे थे बडिंग, तो बडिंग मतलब ये पेरेंट से एक छोटा सा पोर्शन जनरेट होता है और बाद में ये बॉडी पार्ट से डिटेच हो जाता है, या हाइड्रा में भी देख सकते हैं, ये ईस्ट का एग्जांपल, ये हाइड्रा, हाइड्रा में छोटा सा बर्ड है, ये बॉडी से डिटेच हो जाएगा। और ये हो गया, इसमें भी जैसे हम लोग स्पॉन्ज स्पॉरीफेरेंस में भी देख सकते हैं इंटरनल बडिंग होता है जिसको हम लोग गैम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हाइड्रा, स्पॉन्ज एंड ईस्ट में हम लोग देख सकते हैं बडिंग प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन, जब बॉडी का छोटे छोटे पार्ट नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है, जैसे हाइड्रा में आप फिर से देख सकते हैं बॉडी का एक छोटा छोटा पार्ट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर रहा है। मगर हम लोग प्लेनेरिया का जब एग्जांपल, प्लेनेरिया जैसे आप बोल सकते हो, उसके बॉडी के जितने भी पार्ट आप करोगे, 100 पार्ट भी कर दोगे तो हर पार्ट एक बॉडी को जनरेट कर देगा, इसको टू रीजनरेशन हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स आप देख सकते हो, जैसे पोटैटो में आप देख रहे होगे यहाँ पर आई, यहाँ पर आपको राइजोम दिख रहा होगा जिंजर में, बुलबिल अगेव में, या लीफ बर्ड्स आपको ब्रायोफाइलम में दिख रहा है, मतलब लीफ से भी एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है, या ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ या पिस्टी आप देख सकते हो। तो ये सारे हो गए वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ओके, तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है। तो बर्ड्स हम तो बोल चुके, पोटैटो पर राइजोम, बनाना और जिंजर में आपको राइजोम देखने को मिलेगा। तो बर्ड्स एंड राइजोम अराइज फ्रॉम नोड्स। तो स्टेम हम लोग बोलते हैं, ये जैसे हम लोग बोल रहे हैं पोटैटो या हम लोग जिंजर बोल रहे हैं, ये स्टेम है, इसमें नोड्स इंटर नोड्स दोनों मिलता है। जो ये पोर्शन जनरेट होता है वो हम लोग बोलते हैं कि नोड से जनरेट होता है, इंटर नोड से नहीं निकल सकता। और एडवेंटेशियस बर्ड्स आप देख सकते हो ब्रायोफाइलम, मतलब लीफ में, लीफ के ये जो मार्जिन है छोटे छोटे नॉच, आपको यहाँ से एक लीफ या प्लांट जनरेट होते हुए दिख सकता है। बुलबिल ऑफ अगेव, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, या और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रनर, आप स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस देख सकते हो, सकर आपको, बनाना, क्रिसंथेमम आप उसके एग्जांपल है, बल्ब अनियन है। इसके अलावा हम लोग और भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे जूस्पोर, जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर एल्गी एंड प्रोटिस्ट में मिलता है। जैसे क्लेमाइडोमोनस में आपको देखने को मिलेगा एक मोटाइल स्ट्रक्चर जिसका नाम है जूस्पोर। और पेनिसिलियम में जैसे आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे कोनिडिया, तो आपको जूस्पोर क्लेमाइडोमोनस में मिल गया। और पेनिसिलियम जो एस्कोमाइसिस का एग्जाम्पल है, उसमें आपको कोनिडिया असेक्सुअल बर्ड देखने को मिलेगा। और गेम्यूल्स फॉर्मेशन मतलब इंटरनल बडिंग आपको स्पॉन्जेस में देखने को मिलेगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म का, जैसे एल्गी, फंजाई वगैरह में। तो जब एडवर्स सिचुएशन होता है तो ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे वेरिएशंस होता है। तो हम लोग जब एडवर्स सिचुएशन होगा तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे फंगस में भी वेरिएशंस आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, एल्गी में भी होता है। तो हायर प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं, बट ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। तो अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जिसमें हम लोग जानते हैं दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इट इज अ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये सेम इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें भी हो सकता है, और या दो अलग अलग इंडिविजुअल जो अपोजिट सेक्स के होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो इससे जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, वो क्लोन नहीं होगा, उनमें वेरिएशंस आएगा। और यहाँ तक कि अमंग द ऑफस्प्रिंग है उनमें भी वेरिएशंस आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत सिंपल नहीं है, इलाबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है, और ये प्रोसेस स्लो है। और अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलूँ तो बड़ा सिंपल है, बड़ा प्रोसेस बड़ा फास्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है, जो हम लोग बोलते हैं कि एक जुवेनाइल यंग कंडीशन तक जब तक रहता है, जैसे प्लांट में आप देखोगे जब तक फ्लावरिंग कंडीशन नहीं आ रहा है तब तक आप उसको वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज बोल सकते हैं।
तो पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं प्लांट्स में। इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैसे हायर प्लांट्स में अगर या हायर फ्लावरिंग अगर हम लोग देख रहे हैं, तो फ्लावरिंग अगर आ गया तो आप समझ जाओ कि वेजिटेटिव फेज का एंड हो चुका है, अब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग हॉर्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे जो इस ट्रांजिशन को करने में हेल्प कर रहा है। तो एनुअल या बाइनियल, जो 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है एनुअल बोल रहे हैं, जो 2 साल में कंप्लीट करता है बाइनियल बोलते हैं। इसमें आपको क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज आपको देखने को मिलेगा। एनुअल, बाइनियल आपको क्लियर कट है। मगर जो पेरिनियल होते हैं, बहुत साल तक होते हैं, उसमें आप नहीं क्लियर कट बोल सकते हो कि कब तक वेजिटेटिव फेज है, कब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रहा है, क्लियर नहीं है। 5 ईयर्स में भी आ सकता है, 7 ईयर्स में भी आ सकता है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो कुछ प्लांट्स में अनयूजुअल फ्लावरिंग, जैसे कुछ प्लांट्स में अनयूजुअल फ्लावरिंग, जैसे हम लोग बैम्बूस वगैरह में देखते हैं, ये 50 एंड 100 ईयर्स के जब हम लोग देखेंगे लाइफ टाइम है, तब एक बार ही फ्लावरिंग करता है। और स्ट्रोबिलियस पुंथियाना 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग में हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जब एनिमल्स में जुवेनाइल फेज से हम लोग जब देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में हो रहा है, तो मॉर्फोलॉजिकली या जुवेनाइल या फिजियोलॉजिकली आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, जो मतलब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो होता है मतलब आ जाता है बहुत सारे, जब जुवेनाइल फेज को क्रॉस कर जाता है। तो बर्ड्स में जैसे आप देखोगे कि वो एग ले करने शुरू करते हैं, मगर एग जो होता है वो सीजनली, हम लोग बोलेंगे कि सीजनल करते हैं। मगर हम लोग जब देखेंगे कैप्टिविटी मतलब पोल्ट्री वगैरह में, पोल्ट्री फार्म वगैरह में, तो पूरे साल वो लोग करीबन 250 260 एग प्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो हम लोग अगर मैं फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मेमल्स देखूं, तो हमें एक साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेगा। ओवरीज, एसेसरी डक्ट या हॉर्मोन्स, जब हम लोग सेक्सुअल फेज देखेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज देखेंगे, तो हमें बहुत सारे चीजें देखने को मिलेगा कि प्लेसेंटल मेमल्स में जैसे आप जानते हो कि एक होता है एस्ट्रस साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल जैसे हम लोग नॉन प्राइमेट्स में देख सकते हैं, काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर वगैरह में। मगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको प्राइमेट्स, मंकी, एप्स, गोरिल्ला वगैरह में, ह्यूमंस में देखने को मिलेगा कि उसमें एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और एस्ट्रस साइकिल हम लोग बोल सकते हैं ये सीजनल ब्रीडर के लिए बोला गया है। अगर बर्ड्स दोनों हो सकता है, बर्ड्स नेचुरली तो सीजनल ब्रीडर होते हैं, मगर हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट देकर उसको पूरे साल तक हम लोग एग ले करवा सकते हैं। तो हम लोग अगर ब्रीडिंग सीजन के बेसिस पे बोले तो सीजनल ब्रीडर, जैसे मैमल्स जो नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जो नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, हम लोग उसमें देख रहे हैं कि एक सीजनल ब्रीडर्स मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, एक जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल सीजन आता है, तो सेक्सुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। और ये हो गया सीजनल ब्रीडर। मगर जैसे ह्यूमंस में, मंकी में आप देखोगे कि नहीं, दे आर कंटिन्यूअस ब्रीडिंग, तो दे आर प्रोड्यूस एक्टिव, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज। पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में ये कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करते रहते हैं। सेनेसेंट, जो हम लोग बुढ़ापा बोल रहे हैं, ओल्ड एज, जिसको हम लास्ट फेज बोले हैं लाइफ स्पेन का। ओके, जहाँ पर हम लोग बोले रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जा रहा है, फेज ऑफ लास्ट, जो हम लोग बोले लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन, बुढ़ापा। ओके, तो ड्यूरिंग द कमिटमेंट में क्लियर कट एक चेंजेस देखने को मिलेगा कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, डेथ, अल्टीमेटली इसकी डेथ होगी। तो सेनेसेंस जो भी चीजें प्लांट में या एनिमल्स में जो ये ट्रांजिशन चल रहा है, वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। जो ट्रांजिशन हो रहा है जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस, सब हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो इंटरेक्शंस बिटवीन हॉर्मोन्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी बोल रहे हैं, हॉर्मोन्स भी बोल रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में चेंजेस ला रहा है। तो इसके साथ बहुत सारे बिहेवियरल एक्सप्रेशन भी ऑर्गेनिज्म का बदलता है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स देख सकते हैं, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोग गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, गैमेट ट्रांसफर देखेंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इवेंट्स प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें हम लोग गैमेटोजेनेसिस या गैमेट ट्रांसफर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ
मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स, जो हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होता है। अगर सेम टाइप का है तो हम लोग आइसोगेमस बोलेंगे, जैसे आपको क्लेडोफोरा में आपको देखने को मिलेगा कि सेम टाइप का दोनों का साइज प्रॉपर्टी सेम टाइप का दिख रहा है, तो एल्गी में आपको देखने को मिलेगा क्लेडोफोरा एल्गी में आइसोगेमस। मगर हेट्रोगेमस जैसे फ्यूकस में आपको दिख रहा है कि ये बहुत बड़े फीमेल का गैमेट है, और उसी तरह मेल का एक छोटा सा मोटाइल गैमेट है, और उसी तरह ह्यूमन में भी हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोगेमेट होमो सेपियंस में। तो होमोगेमेट्स, सिमिलर गेमेट्स, दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गेमेट्स, आप आइसोलेट क्लियर कट नहीं बोल सकते हो, जैसे एल्गी क्लेडोफोरा देख लिया। और हेट्रोगेमेट्स जिसमें मेल एंड फीमेल गेमेट्स आपको डिस्टिंक्ट टाइप देखने को मिलेगा, जिसे मेल गेमेट्स जिसको हम लोग एंथ्रोजॉइड्स बोल रहे हैं, और फीमेल गैमेट जिसको हम लोग एग या ओवम बोल रहे हैं। ह्यूमंस में भी आपको देखने को मिलेगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग। तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम इंडिविजुअल में रहता है, तो हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो जैसे प्लांट आपको हिबिस्कस देखने को मिलेगा, पाइसम सेटिमम देखने को मिलेगा। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर सिर्फ मेल फ्लावर है तो स्टेमिनेट, जिसमें सिर्फ स्टेमन रहेगा, और अगर आप फीमेल फ्लावर देखना है तो पिस्टिलेट बोल सकते हो। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर प्रेजेंट है सेम प्लांट में तो इसको हम लोग मोनोसियस बोलते हैं, जैसे कुकुरबिट्स में, कोकोनट्स में इसको मोनोसियस बोल सकते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म में आप पाइनस बोल सकते हो। बाइसेक्सुअल एनिमल हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जैसे अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज, टेपवर्म। तो हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल है, अर्थवर्म है, लीच है, स्पॉन्ज वगैरह, टेपवर्म, ये बाइसेक्सुअल है। हम अगर ये कॉकरोच वगैरह देखोगे तो यूनिसेक्सुअल आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में तो हम लोग इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, जैसे ह्यूमन हम बोल सकते हैं। हम लोग इसको डायोसिस भी बोल सकते हैं प्लांट्स में, जैसे आपको पपाया देखोगे, पपाया मेल एंड फीमेल पपाया प्लांट अलग अलग होते हैं। डेट पाम बोल सकते हो। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कॉकरोच हो सकते हैं, हायर एनिमल जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। फंजाई के बॉडी होमोथेलिक भी होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी में हम लोग दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हेट्रोथेलिक भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो प्री फर्टिलाइजेशन अगर हम बोले तो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसे मोनेरन्स, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सारे हैप्लॉइड है, पेरेंटल बॉडी, हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी है। तो ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो मियोसिस तो हो नहीं सकता, सिर्फ माइटोसिस हम लोग बोल सकते हैं। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म एनिमल्स ये डिप्लॉइड बॉडी होते हैं, तो हम लोग मियोसिस बोलेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग सेल होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो मियोसिस में जाते हैं उसको मियोसाइट्स बोलते हैं, गैमेट मदर सेल्स बोलते हैं। इसमें क्रोमोजोम नंबर आप देख सकते हैं, ह्यूमन का आप जानते हो मियोसाइट 46 होता है, हम लोग डिप्लॉयड है। और हेप्लॉइड गैमेट्स में 23 होता है, हाउस फ्लाई में 12 होता है, 6 है। तो ऐसे आप बहुत सारे देख सकते हैं, सबका क्रोमोजोम नंबर मियोसाइट्स में डिप्लॉयड है 2n है, और गैमेट्स में हैप्लॉइड है। सेकेंड स्टेप होता है गैमेट ट्रांसफर, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही आ रहा है। तो मेल गैमेट्स के लिए एक मीडियम चाहिए, जैसे आप वाटर बोल सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि मेल गैमेट्स नीड ए मीडियम टू मूव टुवर्ड्स फीमेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो आप लोग देखते हैं, मेल गैमेट्स मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होता है। तो सम फंजाई एंड एल्गी बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। आप फंजाई में, एल्गी में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखोगे जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं। तो गैमेट का ट्रांसफर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो होता है वाटर के मीडियम से होगा। और एक्चुअली इसका मतलब वाटर या एयर अगर कहीं से भी हो रहा है तो मेल गैमेट तो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट्स, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में मेल गैमेट्स का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, ताकि वो कंपनसेशन, वो कमी को पूरा किया जा सके। तो इन सीड प्लांट पॉलन ग्रेन, जैसे हम लोग एंथर, हम लोग पॉलन ग्रेन किस में रहेगा, एंथर में रहेगा। तो ये मेल गैमेट जो है हम लोग जानते हैं कि ये स्टिग्मा में बैठकर, जैसे हम लोग जानते हैं स्टिग्मा में बैठकर पॉलन ट्यूब की हेल्प से जा रहा है, मगर ये भी नॉन मोटाइल है। ओके, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जा रहा है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा, फिर पॉलन ट्यूब की हेल्प से फीमेल गैमेट की तरफ जाएगा। तो बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जैसे हम पी,
हम लोग देख सकते हैं बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग, मतलब बाइसेक्सुअल मतलब क्या है, उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है। एंथर स्टिग्मा बहुत ही पास पास में रहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आसानी से पॉलन ग्रेन, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर आसानी से स्टिग्मा पे बैठ सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे हम लोग डायोसियस प्लांट्स बोलते हैं, पॉलिनेशन, जो हम लोग बोल रहे हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन स्टिग्मा पॉलन ट्यूब की हेल्प से चला जा सकता है। ओके, तो जो डायोसियस एनिमल्स होते हैं, मतलब डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेन्स, तो फर्टिलाइजेशन हेल्प फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर। तो हम लोग बोलते हैं कि जो डायोसिस होता है, मतलब अगर सही तरीके से अगर ट्रांसफर हुआ है तो वो गैमेट्स के कांटेक्ट होके फिर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन सिंगेमी, जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग सिंगेमी बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, क्योंकि हम लोग एग या स्पर्म, हम लोग जब भी बोल रहे हैं दोनों हैप्लॉयड है, दोनों फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। रोटीफर्स, हनी बी, कुछ लिजर्ड्स, बर्ड जैसे टर्की में फीमेल गैमेट जो होता है वो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए मेल गैमेट्स की जरूरत नहीं है, यहाँ फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको रोटीफर्स, हनी बी, कुछ लिजर्ड्स, बर्ड्स, टर्की वगैरह देखने को मिलेगा। ओके, जहाँ जब मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक वर्कर हनी बी या जो प्रिंसेस जो आगे जाके क्वीन बनेंगे, जो फीमेल्स बन सकते हैं, मगर मेल को बनाने के लिए मदर का जो एग है वही काफी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, जैसे फ्रॉग में, फिश में, एक्सटर्नल वाटर में ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जाइगोट जो भी बनेगा बाहर बनेगा। तो मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स जैसे एल्गी, बोनी फिश वगैरह, एम्फीबियंस में आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा बॉडी के बाहर। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंक्रोनी, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स को सेम टाइम पे रिलीज होना पड़ेगा, एक जगह पे रिलीज होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो सिंगेमी फर्टिलाइजेशन है वो एंश्योर हो सके। मगर डिसएडवांटेज क्या है कि बॉडी के अंदर तो है नहीं, इसका मतलब बाहर के जो भी प्रेडेटर्स है उसको खा सकते हैं, तो इसलिए वल्नरेबल बोला गया है टू प्रेडेटर्स। उसके सर्वाइवल पर मत असर पड़ेगा, वो बड़े जैसे जो यंग वंस है वो एडल्टहुड तक जाते जाते जाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसे सिंगेमी अगर इनसाइड द बॉडी, जैसे टेरिस्टियल ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो फंजाई, एनिमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह जो भी हम लोग बोलेंगे उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट्स में ब्रायोफाइट, टेरिफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी हम देख सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो फीमेल गैमेट जो होता है वो तो नॉन मोटाइल है, मगर मेल गैमेट ट्रेवल करके जाता है और फ्यूज करता है। सीड प्लांट्स में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, तो पॉलन ट्यूब की हेल्प से जाएगा। तो बहुत ज्यादा हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट बनाने की जरूरत पड़ती है, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म जरूरत पड़ता है एक एक को फर्टिलाइज करने के लिए। अब इसके बाद का जो फेनोमेनन है, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर बोल रहे थे, फिर फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखेंगे कि जाइगोट का फॉर्मेशन। तो बोला डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, कि ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का लाइफ साइकिल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फंजाई, एल्गी, जाइगोट डेवलप होता है मगर उसका थिक वॉल्ड रहता है, क्योंकि बहुत समय तक इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, उनके सूखने के चांसेस होते हैं, डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इससे इनके ऊपर बाहर एक थिक कवरिंग हो जाता है। तो एक बोलते हैं पीरियड ऑफ रेस्ट, जर्मिनेशन करने के पहले एक पीरियड ऑफ रेस्ट में जाते हैं। तो जो ऑर्गेन्स के लाइफ साइकिल भी अलग अलग होता है, जैसे एल्गी में आप देखोगे कि जैसे ही सिंगेमी होता है, जाइगोट होता है, उसके बाद तुरंत जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो ऐसे हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं। जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब एक्चुअली जैसे ही जाइगोट बनेगा उसे जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स बाद में गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाएगा।
तो हैप्लॉइड, ये लोग हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स होते हैं। और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज ए जाइगोट। तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, जब स्पर्म ओवम आपस में फ्यूज करेगा, जब जाइगोट बनेगा, तब उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो जाइगोट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल लिंक माना गया है ऑर्गेन्स, वन जनरेशन टू नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग इम्ब्रायोजेनेसिस, इम्ब्रायो जब बन जाता है, तो इम्ब्रायो डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट्स। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो जाइगोट से जो इम्ब्रायो बन रहा है, या इम्ब्रायोनिक बहुत सारे स्टेज होते हैं, प्रो इम्ब्रायो, ग्लोबुलर इम्ब्रायो, हार्ट शेप इम्ब्रायो, मैच्योर इम्ब्रायो, तो इसको हम लोग इम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। तो ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट्स में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होते रहता है, माइटोसिस होते रहता है। और सिर्फ माइटोसिस नहीं होता, सेल डिफरेंशिएशन होता है। जैसे प्लांट्स में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, बहुत तरह के टिश्यूज बनते हैं। तो सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर, सेल डिवीजन जब हो रहा है तो नंबर तो इंक्रीज हो रहा है एम्ब्रायो का। तो जब सेल डिफरेंशिएशन होगा तो मॉडिफिकेशन होगा, अलग अलग तरह के टिश्यूज होंगे। जैसे अपने बॉडी में भी आप जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जनरेट होता है। तो हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस बात कर रहे थे एनिमल्स में, जैसे जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8, मोरूला, ब्लास्टूला, हम लोग उसका गैस्ट्रूला बोलेंगे, जिसमें 3 जर्म्स लेयर बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है एनिमल्स में, हम इसको 2 टाइप्स बोल सकते हैं। एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओके। तो बोला गया है कि जब एनिमल्स एग ले करता है, तो वो फर्टिलाइज भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज भी हो सकता है। मगर अगर फर्टिलाइज्ड एग है तो उसका डेवलपमेंट एग के अंदर हो रहा है। रेप्टाइल एंड बर्ड्स में फर्टिलाइज्ड एग एक हार्ड कैलकरियस शेल से कवर्ड होता है, और वो सेफ प्लेस में अपने एग को लेकर देते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन हम लोग बोलेंगे जो बॉडी से अपने हीट देते हैं, इंक्यूबेट कर रहे हैं, जैसे इंक्यूबेट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं यंग वंस हैच आउट हो जाता है। तो हम लोग एग लेइंग बोल रहे हैं ओविपेरस, जैसे आप रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स देख सकते हैं। विविपेरस में जैसे हम लोग जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो बॉडी के अंदर होता है। ओके। बाद में यंग वंस डिलीवर्ड आउट होते हैं, जैसे हम लोग इसको पार्चुरेशन बोलते हैं। ज़्यादातर मैमल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। तो इनको बॉडी में प्रोटेक्शन मिल जाता है, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं विविपेरस और एनिमल्स में। तो हम लोग जो पार्ट शॉर्ट में देख चुके हैं क्या क्या होता है लोअर ऑर्गन्स में, हायर प्लांट्स, एनिमल्स में क्या है बेसिक चीज़ें। अब आप एमएससीटी के जो भी लाइनें हैं जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन को एक प्रोसेस माना गया है, जिसमें यंग वंस, जो भी यंग वंस है, मतलब वो पेरेंट्स उसमें प्रोड्यूस करते हैं उनके जैसा ही सिमिलर होते हैं। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। तो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूएशन, स्पीसीज अपने आप जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, जिसको कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड, सबके पास अपने अपने तरीके। जैसे आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आसेक्सुअल हमने बोला कि एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स, 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। तो asexual reproduction does not involve fusion of 2 compatible gametes। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब asexual reproduction की बात कर रहे हैं तो ऐसा 2 compatible gametes की हम बात नहीं करेंगे, एक ही पेरेंट्स, एक ही गैमेट जो भी है वो काफी है। जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो भी प्रोजेनी होगा वो अपने जैसा ही एकदम सेम आइडेंटिकल, हम लोग बोले जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी होगा, सिंगल ऑर्गेन्स, सिंगल ऑर्गेन्स बोला गया। जो भी जीन इनहेरिट कर रहा है, जो भी जीन हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल ऑर्गेन्स है, यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये पेरेंट जैसा ही एकदम सेम होगा, मतलब मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली आप देखोगे एकदम सिमिलर होने वाला है। ओके। इसलिए हम इसको क्लोन्स बोल सकते हैं, हम इसको क्लोन बोल सकते हैं। तो ऑर्गेन्स जो हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन देख सकते हैं, जैसे हम लोग एक फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरो वगैरह में देख सकते हैं कि बॉडी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। ये आपको बडिंग इन ईस्ट मिलेगा, बॉडी से एक छोटा सा
छोटा छोटा बड निकल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ईस्ट में। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही जो हम लोग स्यूडोमाइसीलियम बोलते हैं इसको, इसके कारण ही हम यूनिसेल्युलर होने के बाद भी हम लोग इनको फंगस के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो बडिंग आपने ईस्ट में देख लिया, हाइड्रा में भी देख लिया है कि बॉडी से एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकलता है और वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है। ओके, स्पोर फॉर्मेशन, जैसे हम लोग जू स्पोर्स बोल सकते हैं क्लेमाइडोमोनास में, तो क्लेमाइडोमोनास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर है जू स्पोर्स, वो ग्रो इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं, एक नया इंडिविजुअल्स को जनरेट करते हैं। और बाइनरी फिशंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका, जिसे अमीबा पैरामीशियम्स में आपको बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा। अमीबा में मल्टीपल फिशन भी देखने को मिल सकता है, मल्टीपल फिशंस आपको प्लाज्मोडियम भी देखने को प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। कोनिडिया आप पेनिसिलियन में देख सकते हो, पेनिसिलियम नोटेटम में। गेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल बडिंग। तो हम लोग बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन देख सकते हैं प्लांट्स में, जैसे रूट से, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, एस्परागस हो गया, डालिया में हो गया, रूट्स के पार्ट से, रूट से ही हम लोग बोलेंगे कि एक नए मतलब नया प्लांट जनरेट हो सकता है। लीफ, जैसे हम लोग ब्रायोफाइलम, कैलेंचोय, बिग्नोनिया वगैरह में देख सकते हैं कि लीफ से एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है। स्टेम, जैसे राइजोम, टर्मरिक वगैरह में, पोटैटो आई ट्यूबर हम लोग देख रहे थे, पोटैटो, बल्ब्स, अनियन। तो हम लोग जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखेंगे तो प्लांट्स आसेक्सुअली अपने कोई भी पार्ट से, लीफ से, स्टेम से, रूट से एक नए प्लांट्स को जनरेट कर सकता है। तो बोला गया ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही नेचुरल तरीका हो, हम आर्टिफिशियल तरीके से भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में हम लोग कोई भी प्लांट का पार्ट से पूरे नए पार्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, जैसे हम लोग कटिंग मेथड्स बोल सकते हैं, प्लांट के कोई भी पोर्शन हम लोग कट कर सकते हैं, जैसे रोज, बाउगेनिविलिया, तो हम लोग उसके स्टेम को कट करके लगा देंगे तो नया पौधा जनरेट हो जाएगा। या हम लोग लीफ कटिंग, सेंसवेरिया, या हम लोग रूट कटिंग भी देख सकते हैं ब्लैकबेरी में, कि हम लोग प्लांट का एक रूट से भी, रूट को कट करके अगर लगा दे, सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन अगर हम लोग एक्सटर्नल दे रहे हैं तो ग्रो करेगा। आप ग्राफ्टिंग देख सकते हो। जनरली जैसे आप एक प्लांट्स, जैसे मान लीजिए जिस प्लांट को आपको नहीं चाहिए, आप उसको कट कर दीजिए, उसको ऐसे भी की तरह शेप बनाइए, और भी बनाने के बाद जो यूजफुल प्लांट्स है उसको आप डाल सकते हैं। तो नीचे वाले जो पार्ट है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम लोग सीएन बोलते हैं। इसका अंदर सीएन जो भी होगा वही फ्लावरिंग होगा या फ्रूट बनेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो पार्ट को ज्वाइंट किया जा रहा है, ज्वाइंट किया जा रहा है, जैसे स्टेम, जैसे जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग सीओन बोल रहे हैं, और नीचे वाले जो रूटेड पार्ट है इसको हम लोग स्टॉक बोल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। कभी कभी छोटे छोटे बर्ड्स को भी आप कट करके आप नए प्लांट्स में इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसको बर्ड ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं, जैसे एप्पल, पियर, रोज वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। टिश्यू कल्चर एक ऐसा तरीका है जिसमें प्लांट के एक छोटे से पोर्शन, जिसको हम लोग एक्स प्लांट बोलते हैं, प्लांट का एक छोटा सा पोर्शन एक्स प्लांट, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालना पड़ता है। न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने के बाद वो एक कैलस बन जाता है, एक अनऑर्गेनाइज मास बन जाता है, जितना डिटेल में नहीं है यहाँ पर। कि उसके बाद आप उसके बहुत सारे छोटे छोटे पीस करके, बहुत सारे टुकड़े करके आप उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट प्लेट्स बनेंगे। मतलब बहुत ही कम समय में प्लांट्स का कुछ एपिकल या एक्सिलरी पार्ट लेकर आप उससे बहुत सारे हजारों लाखों पौधे बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपागेशन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग दो गैमेट्स, दो ऑर्गेन्स का इन्वॉल्वमेंट बोल रहे थे। तो ऑल ऑर्गेन्स रीच द मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो मैच्योरिटी तक ऑर्गेन्स को पहुंचना पड़ता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स है तो मैच्योरिटी तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोल रहे थे वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में, या जुवेनाइल यंग कंडीशन, तो बोले थे कि यही है बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि फ्लावरिंग आ रहा है हायर प्लांट्स में, जैसे फ्लावरिंग आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या, एक ट्रांजिशन चल रहा है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज खत्म हो चुका है,
अब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने वाला है। तो फ्लावर स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग बोलते हैं फ्लावर, जो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में देखते हैं, उसमें मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर। तो फ्लावर ही हैप्लॉइड गैमेट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एंथर पॉलन ग्रेन बना रहा है, या ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर एक बन रहा है। तो टिपिकल फ्लावर अगर हम देखेंगे तो 4 डिफरेंट होल्स आपको देखने को मिलेगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अगर एक कंप्लीट फ्लावर है तो ये चारों पोर्शन आपको मिलेगा, जिसमें मेन एंड्रोसियम, गाइनोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, और ये एसेसरी पार्ट है कैलिक्स एंड कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अगर हम लोग बोलेंगे तो सबसे पहले तो गैमेट फॉर्मेशन, जिसको हम लोग मियोसिस बोल रहे हैं, और उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिसमें डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जेनेटिकली डिसिमिलर तो होना ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो वेरिएशंस जो बोल रहे हैं, ये सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा फेवरेबल है, सर्वाइव करने के लिए चांसेस है, इवोल्यूशन के चांसेस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग 2 गैमेट्स, जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन देखेंगे, जिसको फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी बोल रहे हैं। तो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। हमने पहले ही बोल चुका, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर सिक्वेंशियल इवेंट जो बोला गया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर एक फ्लावर का पार्ट दिया हुआ है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, कैलिक्स का पोर्शन सेपल्स, बहुत सारे सेपल से बना होगा। ओके, उसके बाद आपको ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है आपको दिखेगा, ये है कोरोला, जिसमें बहुत सारे पेटल्स नजर आ रहे हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ये नीचे वाला ओवरी गोल, ट्वेलन पोर्स है, इसमें छोटे छोटे ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको, जो आगे जाके सीड्स बनाएंगे और ओवरी आगे जाके फ्रूट्स बनाएगा। ये आपको एंथर, फिर फिलामेंट दिख रहा है, मतलब ये स्टेमन का पोर्शन है। ओके, तो आपको सारे पोर्शन यहाँ नजर आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इस पोर्शन को अगर नोट कर दें, तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एंथर, ओके, ये हो गया फिलामेंट, ये आपका हो गया पेटल, ये हो गया कैलिक्स, सेपल है, ये सेपल है जो कैलिक्स को बनाएगा, और ये पेटल मिलकर कोरोला बनाएंगे। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, ये नीचे स्वेलन पोर्शन को हम लोग को, पूरे के पोर्शन को हम लोग ओवरी बोलेंगे, मगर ये हो गया ओव्यूल, ये छोटा सा पोर्शन ओव्यूल है, ये पूरे पोर्शन को अगर बोलोगे तो ओवरी बोल सकते हैं। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव अगर होल्ड्स देखेंगे फ्लावर में, तो हम लोग एंड्रोसियम, हम लोग जो एंड्रोसियम देख रहे थे यहाँ पर, जैसे जो एंथर, फिलामेंट, स्टेमन बोल रहे हैं, ऐसे स्टेमन को मिलाकर बहुत सारे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड्स बोल सकते हैं। तो इंडिविजुअल मेंबर्स को हम लोग स्टेमन बोलते हैं, जिसमें आपने 2 पोर्शन देखा था, एक फिलामेंट और ऊपर वाला एंथर। हाँ, 2 अगर मैं बोलूँ कि एक फिलामेंट है और 2 एंथर है, तो बीच में जो कनेक्शन रहता है वो कनेक्टिव है। जैसे यहाँ पर आपको बीच में दिख रहा होगा कनेक्टिव, यहाँ पर कनेक्टिव दिख रहा है। तो इंडिविजुअल मेंबर को स्टेमन्स बोले हैं, और स्टेमन्स में आपको मिला फिलामेंट, ये आपको फिलामेंट मिल गया, ये एंथर मिल गया। तो एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग एंथर का देखेंगे तो हम लोग डिटेल में इसको हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग अगर एक एंथर देखें,
तो आपको एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हम लोग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहा है। तो 4 कॉर्नर में हम लोग बोलेंगे, तो हर एक लोब में अगर मैं बोले तो बाइलोब बोल रहे हैं, अगर हर एक लोब में बोलेंगे तो आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऐसे पॉलन सेक बन रहा है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनने वाला है। तो ये अगर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनली पूरे एक्सटेंडेड है, ऊपर से नीचे तक ऐसे लंबा पॉलन सेक आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिलेगा। थ्रू आउट द लेंथ एंथर में मिलेगा जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। तो एक टिपिकल अगर माइक्रोस्पोरेंजियम अगर आप देख रहे हो तो ये सर्कुलर देखने में, एक सर्कुलर आउटलाइन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको 4 लाइनिंग देखने को मिलेगा। बाहर वाला आपको एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद 2-3 लेयर के मिडल लेयर, उसके अंदर टेपेटम। ठीक है। आपको टेपेटम देखने को मिलेगा जो नरिशमेंट का काम करता है। पहले जो 3 लेयर है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो आउटर 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। यही मतलब जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तो यही डेहिसेंस होता है, मतलब इसका ही ब्रेकडाउन होता है ओके, जिसको फटना बोल रहे हैं या डेहिसेंस बोल रहे हैं, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन रिलीज हो सकता है। तो टेपेटम यहाँ पर नरिशमेंट का काम करता है। जो पॉलन ग्रेन जो अंदर स्पोर मदर सेल्स है, जैसे स्पोरोजिनियस टिश्यूज है, स्पोर मदर सेल है, उसके मियोसिस हो रहा है, उसमें स्पोर मतलब पॉलन ग्रेन बन रहा है, इसके लिए नरिशमेंट का काम हम लोग बोल सकते हैं टेपेटम करता है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो जो टेपेटम है, सेल्स ऑफ टेपेटम, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है हम लोग बोल सकते हैं। तो यंग एंथर जो होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम, यंग एंथर अगर बोले तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टिश्यूज है उसका नाम है स्पोरोजिनियस टिश्यूज सेंटर में। और इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस डिप्लॉयड सेल्स। तो हम लोग इसके अंदर होमोजीनियस डिप्लॉयड सेल, स्पोरोजीनियस सेल्स देखने को मिलेगा। मतलब टिश्यूज में सेल्स जो मियोसिस करेगा और बाद में हम लोग बोलेंगे कि पॉलन ग्रेन बनेगा। तो जैसे ही एंथर डेवलप होता है, स्पोरोजीनियस सेल जो इसको माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोल रहे हैं, उनमें मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्रेड, ये 4 आपको जो दिख रहा है मियोसिस करने के बाद 4, ये टेट्रेड ऑफ पॉलन ग्रेन। और तभी माइक्रोस्पोर टेट्रेड है, बाद में अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा तो हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल से ड्यू टू मियोसिस, हम लोग बोलते हैं मियोसिस से बनता है, इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके। तो एंथर जब मेच्योर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये डिहाइड्रेट करता है, ये मतलब थोड़ा सा सूखना शुरू हो जाता है, और ये आपस में बाद में डिसोसिएट करके पॉलन ग्रेन, क्योंकि पहले आपने देखा जो था वो था माइक्रोस्पोटेटेड, वो सब डिहाइड्रेट करके अलग हो गए तो हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स हम लोग बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन, जो हम लोग बोलते हैं जब डेहिसेंस होता है, जैसे हमने बोला था 3 प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेसियम, मिडल लेयर, जो डेहिसेंस होता है तो ये रिलीज हो जाता है। तो अगर मैं जनरली एक पॉलन ग्रेन का या मेल गैमेटोफाइट्स का अगर मैं शेप देखूं तो ये एक स्फेरिकल शेप का होता है, और 25 से 50 माइक्रो मिलीमीटर इसके डायमीटर होते हैं, और साइटोप्लाज्म सराउंडेड है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसके 2 कवरिंग है, बाहर वाले लाइनिंग का नाम है एक्जाइन, अंदर वाले का नाम है इंटाइन। तो बाहर वाला है स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है, और सेलुलोज या पेक्टिन से इंटाइन बना हुआ है। तो एक्जाइन हम लोग बोलते हैं हार्ड लेयर है, जो स्पोरोपोलिनिन होता है, जो बहुत ही हाईली हम लोग बोल सकते हैं कि हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोल सकते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली भी इसका कुछ भी बिगाड़ सकता, कोई एंजाइम नहीं है इसको डिग्रेड करने वाला। तो एंजाइम के जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है उसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। जहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं है यहीं से हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब, यहीं से पॉलन ट्यूब अराइज होता है। जनरली 3 होते हैं, 1 2 3, जनरली 3 जर्म पोर होते हैं एक पॉलन ग्रेन में। तो पॉलन ग्रेन प्रिजर्व करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फॉसिल्स के रूप में इतने समय तक कैसे रह सकता है, क्यों?
क्योंकि इसके बाहर स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करने वाला कोई नहीं है। हाई टेम्परेचर भी कुछ नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कर सकता, अल्कली नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, इसलिए फॉसिल्स के रूप में ज़्यादा समय तक रह सकता है। तो एग्जाइन एग्जिबिट्स पैटर्न एंड डिजाइंस। तो हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स एंड डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारे पैटर्न्स एंड डिजाइन जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे डिजाइन एंड पैटर्न्स। इनर वाल अगर हम देखेंगे तो बड़ा थीन है, कंटिन्यूअस लेयर है जिसमें सेलुलोज एंड पेक्टिन्स, हम लोग बोलते हैं सेलुलोज एंड पेक्टिन्स से बना हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो मियोसिस हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे आपको दिखा माइक्रोस्पोर टेट्रेट, उसके बाद पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन अभी जो हुआ था वो मियोसिस हुआ, मगर अब आपको दो माइटोटिक फेज आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट माइटोटिक फेज माइटोसिस होगा तो दो सेल बनेंगे, एक लार्ज वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जो माइक्रोस्पोर थे, जो पॉलन ग्रेन थे वो हैप्लॉइड थे, और जो नए बन रहे हैं वो भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड होगा, क्योंकि माइटोसिस से दोनों हैप्लॉइड, इक्वेशनल डिवीजन है। तो ये जो बड़ा वाला सेल है जो बिगर है, जिसमें एबंडेंट फूड रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है, मगर इसमें एक इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जो एक्चुअली वेजिटेटिव जो हम लोग देख रहे हैं, यही पॉलन ट्यूब जो हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब है, या उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव सेल्स का ही होता है। और जनरेटिव सेल जो एक्चुअली हम लोग जब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, दो मेल गैमेट बनना पड़ता है, वो एक्चुअली जनरेटिव सेल बनाता है। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी कम है, स्मॉल है, ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल्स में। और इसका शेप आपको स्पिंडल शेप मिल सकता है, डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिल सकता है जिसमें न्यूक्लियस है। तो हम लोग देखते हैं कि 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो शेड करते हैं टू सेल स्टेज में। ओके, मतलब अभी एक वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल जाके स्टिग्मा में बैठ जाएगा, मगर बाकी जो 40% है वो थ्री सेल स्टेज, मतलब ऑलरेडी ये माइटोसिस होकर ये दो मेल गैमेट बनाता है। ओके, और उसके बाद वो शेडिंग करता है। तो हम लोग 60% टू सेल स्टेज बोलेंगे, रिमेनिंग जो है थ्री सेल स्टेज में है, कि मेल गैमेट्स ऑलरेडी बन चुका है जो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। 9:15 पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट्स जो मैं बात कर रहे थे, ये सीड कर रहा है टू या थ्री सेल स्टेज में, और ये लैंड होगा स्टिग्मा में। मतलब अपनी वाइबिलिटी लूज करने के पहले, अगर हम लोग बोलेंगे बिफोर दे लूज वाइबिलिटी, तो वाइबिलिटी लूज करने के पहले तक वो स्टिग्मा पे आकर बैठ जाता है। तो ये जो वाइबिलिटी पीरियड है पॉलन ग्रेन का, ये वेरिएबल होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो दो पूछा जाता है कि ये किसके ऊपर वेरी करता है, तो हम लोग बोलेंगे ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मगर वाइबिलिटी जो होता है वो प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है। जैसे अगर आप सेरल्स देखोगे, राइस एंड व्हीट वगैरह देखोगे, तो ये 30 मिनट्स तक ही करता है। मगर आप वही लेगुमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी में देखोगे तो वाइबिलिटी 1 मंथ तक भी रह सकता है। मतलब कब तक वो जिंदा रह सकता है, कब तक उसमें एबिलिटी है फर्टिलाइजेशन करने की। ठीक है? तो आपने एक स्ट्रक्चर डिटेल में देख चुके हैं कि क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस इमेच्योर स्टेज में, अगर हम एंथर को देखेंगे तो एक ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यूज है जो सराउंड एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस। आपने देखा बाहर वाली जो लाइनिंग था उसको हम लोग एपिडर्मिस बोल रहे थे, ये जो बाहर वाली लाइनिंग है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोल रहे हैं, फिर एंडोथेसियम बोल रहे हैं। तो एंथर आप जनरली आपको डाइथेकस मिलेगा, ऐसे दो लोब के मिलेंगे, जैसे एक लोब हो गया, दो लोब हो गया, डाइथेकस हैविंग टू लोब। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, एक दो तीन चार, चार हम लोग देख रहे हैं टेट्राइस। तो टेट्रास्पोरेंजिएट ईच मोनोथेकस एंथर। अगर हम बोलेगा मोनोथेकस एक, अगर मैं मोनोथेकस, कभी कभी मोनोथेकस भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पर डाइथेकस की बात कर रहे हैं। मोनोथेकस में भी दो ही होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मोनोथेकस में दो पोलन सेक होगा, अभी दो हम लोग इसके अंदर जो बनेगा वो दो पोलन सेक होगा। ये बाद में मिलकर एक, ये बीच वाले वॉल जब टूट जाता है तो एक ही बन जाता है, यहाँ पर भी एक बन जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एंथर जनरली डाइथेकस अगर है तो दो लोब का है तो टेट्रास्पोरेंजिएट, मोनोथेकस है तो आपको मोनोथेकस एंथर में दो पोलन सेक देखने को मिलेगा। डाइथेकस एंथर पोलन सेक्स हम लोग जैसे यहाँ डाइथेकस एंथर देख रहे हैं, तो टेट्रास्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। तो हम बोले हैं कि यहाँ पर हेट्रोजेनेसिटी, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा।
यहाँ पर बहुत तरह का डिफरेंशिएशन होगा, बहुत नए नए तरह का टिश्यूज बनेंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर में कुछ अगर मैं हाइपोडर्मल सेल्स की बात करूँ तो हाइपोडर्मल सेल्स, अगर अंदर की बात करूँ हाइपोडर्मल सेल्स की बात करूँ, शुरू में तो इतने डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो हाइपोडर्मल सेल की बात करूँ तो वो आर्किस्पोरियल सेल्स है, वो ट्रांसफॉर्म होता है अंदर वाला सेल्स आर्किस्पोरियल सेल्स, यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल्स होता है। अब हम आगे बोल सकते हैं कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स है वो डिवाइड करके अंदर वाले पार्ट जो होता है उसको स्पोरोजिनियस टिश्यू बना सकता है। ये जो स्पोरोजिनियस टिश्यू, इसका इनर वाला वॉल जो है वो आप बोल सकते हो कि वो स्पोरोजिनियस टिश्यू बना, मगर बाहर वाला जो बोलते हैं पैराइटल सेल्स। ओके, बाहर वाला पैराइटल सेल्स। मगर हम लोग बात कर रहे हैं जो अंदर वाला जो स्पोरोजिनियस टिश्यूज है, वो स्पोरोजिनियस बहुत सारे सेल्स है जो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाता है, जो आगे जाके हम लोग बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन बन रहा है। वही बोला पैराइटल सेल्स अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर। तो ये बाहर वाली जो वॉल लेयर है उसको बनाने का काम पैराइटल करेगा। तो वॉल ऑफ मेच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। हम लोग देखेंगे ये बाहर वाला एपिडर्मिस है, फिर एंडोथेसियम है, फिर मिडल लेयर है, उसके बाद टेपेटम। तो एपिडर्मिस को आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर बोला गया है, फ्लैटेंड सेल से। और उसके बाद एपिडर्मल के नीचे सब एपिडर्मल, ये जो आपको दिख रहा है नेक्स्ट वाला सब एपिडर्मल। ओके, तो हम लोग बोलेंगे एंडोथेसियम रेडियली इलोंगेटेड सेल्स है, फाइब्रस थिकनिंग है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ मिडिल लेयर आपको देखने को मिलेगा, थिन लेयर ये भी है, 1 to 2 लेयर हो सकता है। जो हम लोग बोल रहे थे कि जब मैच्योर होता है तो डेहिस तो करता ही है। और सबसे अंदर वाला वॉल है टेपेटम, जो नरिशमेंट का काम करता है। और न्यूट्रिटिव बोला गया है, ये स्पोरोजिनियस टिश्यूज को कवर करके रखता है, स्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को कवर करके रखता है। जो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली, तो मियोसिस करके ये टेट्रेड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनाएगा। इस माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है वो तो नॉन मटाइल होता है और हैप्लॉइड होता है, मतलब हैप्लॉइड एन नंबर होता है, यूनिसेलुलर बॉडी विथ सिंगल न्यूक्लियस। तो हम लोग एक यूनिसेलुलर बॉडी बोलेंगे, सिंगल न्यूक्लियस बोलेंगे। आगे का अगर पोलन ग्रेन बनाना है, मतलब जैसे आगे का जो हम लोग देख रहे हैं मेल गैमेट बनाना है तो उसको माइटोसिस करना पड़ेगा। दो पहला माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स बनता है, फिर जनरेटिव सेल्स फिर से माइटोटिक डिवीजन करता है तो 2 मेल गैमेट बनता है। तो हम लोग ने जब पोलन ग्रेन देखा था तो बाहर का वॉल हम लोगों ने एक्जाइन बोला था, जो कि है स्पोरोपोलिनिन से कवर्ड, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो इनर वाला वॉल है उसको हम लोग इंटाइन बोले थे, जो पेक्टिन एंड सेलुलोज से बना हुआ था। तो हम लोग ने बोला था जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है एक्जाइन के वॉल पे, वहां से जम्प और एराइज होता है, जम्प फोर्स एराइज है, जो जो हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब बनाने का काम करता है। तो पॉलन वाइबिलिटी हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं कि ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। राइस एंड व्हीट में 30 मिनट्स तक वाइबिलिटी रहता है, मगर रोजेसी लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी में लास्ट फॉर इवन फॉर मंथ में 30 डेज तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। तो हम लोग 2 मेल गैमेट, हम लोग 2 सेल की बात कर रहे थे। एक वेजिटेटिव सेल जो लार्ज सेल देख रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है और इरेगुलर न्यूक्लियस है। और यहाँ पर जो स्पिंडल शेप है ये जनरेटिव सेल है, जो माइटोसिस करने के बाद 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो आज हम लोग ने मेल गैमेट्स के बारे में, एंड्रोसियम या मेल गैमेट्स के बारे में डिस्कस किया। कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाट्रोपस ओव्यूल, एंड्रोसियम वगैरह गाइनोसियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।